everyone, you're watching Voice of South Asia. Welcome to Health Talk with Nausheen Milbrand. ज़िंदगी कभी कभी आपको ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हालात आपके बस में नहीं रहते और डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी खामोश बलाएं आपकी ज़िंदगी को वीरान कर देती हैं। बाहर से तो हम अच्छे भले नज़र आते हैं, लेकिन अंदर से मायूस और नाखुश महसूस करते हैं। कोविड-19 पैंडेमिक इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है, जहां हालात हमारे बस में नहीं हैं। हम अपने घरों में बंद होकर रह गए हैं और इसका असर हमारी मेंटल हेल्थ पर पड़ रहा है। आज की इसी एपिसोड में हम इसी मौजू पर बात करेंगे डॉक्टर अदनान इकबाल से, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट हैं। हेलो डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी जी। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो सर। आपका इंट्रोडक्शन हम अपने नाज़रीन को देते चलें। डॉक्टर अदनान इकबाल इज द मेडिकल डायरेक्टर ऑफ साइकियाट्री एट टेक्सास हेल्थ आर्लिंगटन मेमोरियल हॉस्पिटल विद 14 years of experience in the field of psychiatry. डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहेंगे कि साइकोलॉजिस्ट में और साइकियाट्रिस्ट में क्या फ़र्क है? साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में बेसिक फ़र्क उनकी एजुकेशन का होता है। ओके। साइकाइट्रिस्ट जो हैं वो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं, दे गो टू मेड स्कूल, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग कहते हैं उसको, अमेरिका में रेजिडेंसी कहते हैं। 4 साल की वो रेजिडेंसी होती है मिनिमम। उसके बाद जो है आप एग्ज़ाम देते हैं, हमारी गवर्निंग बॉडीज़ हैं जिनको आप बोर्ड ऑफ साइकाइट्री एंड न्यूरोलॉजी कहते हैं। जब आप वो सारे स्टेप्स ले लेते हैं तो फिर आप साइकाइट्रिस्ट कहलाते हैं। साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनका जो ट्रैक है वो इट गोज़ थ्रू द कॉलेज। आप BA करते हैं साइकोलॉजी में, फिर उसके बाद आप मास्टर्स और PhD करते हैं। जो मेजर फ़र्क है वो साइकोलॉजिस्ट प्राइमरीली फोकस ऑन साइकोथेरेपी, उसके अलावा रिसर्च जो ह्यूमन बिहेवियरल रिसर्च है उसमें उनका काफ़ी काम होता है। वो मेडिकल डॉक्टर्स नहीं होते और वो आपको साइकाइट्री की जो दवाइयाँ हैं वो आपको प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। सो दे ओनली डील विद साइकोथेरेपी और रिसर्च, और जैसे कुछ बीमारियाँ हैं जिसे डिमेंशिया कहते हैं, उनके कुछ टेस्ट्स होते हैं जिनको आप साइकोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं, तो वो भी साइकोलॉजिस्ट करते हैं। सो इस लिहाज से ये दो इंटायरली डिवर्जेंट फील्ड्स हैं, लेकिन ये है कि हम मिल के काम करते हैं। अच्छा। साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, डिपेंड करता है कौन सी सेटिंग है, अगर इन पेशेंट है, आउट पेशेंट, लेकिन ये है कि वी आर अ पार्ट ऑफ अ टीम। तो जब भी आप ट्रीटमेंट प्लान आप करते हैं किसी पेशेंट का, सो देन वी हैव टू वर्क टुगेदर। हम उनको रेफरल करेंगे, लेट्स से इफ वी नीड टू फाइंड आउट अबाउट द लेवल ऑफ डिमेंशिया और किसी किस्म की जो साइकाइट्रिक इलनेस, तो हम उनको भेजेंगे। इसी तरह उनको अगर चाहते वो देखते हैं कि पेशेंट को दवाइयाँ चाहिए साइकाइट्री की या कुछ और मेडिकल कंडीशंस हैं, तो वो हमारे पास भेजेंगे, सो दैट वी रूल आउट ऑल द पॉसिबिलिटीज। सो यस, गुड टू नो। डॉक्टर साहब, अगला सवाल आपसे ये है, और ये मेरे दिल के बहुत करीब है। साउथ एशियन कल्चर में अनफॉर्चुनेटली एक टैबू है, एक स्टिग्मा है। हम ज़ाहिरी चोट लगती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जब दिमागी चोट लगती है या जहनी चोट या जिसे हम कहते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स वो होता है, तो हम साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाते, बल्कि हम जो है ना कतराते हैं। तो ये स्टिग्मा क्यों है, क्या किया जाए? स्टिग्मा जो है ये सिर्फ हमारी सोसाइटी में नहीं है, साउथ एशियन, ये अगर आप देखा जाए तो अमेरिकन सोसाइटी या वेस्टर्न सोसाइटी, इनमें भी आज से 100 साल पहले या इवन 50 साल पहले लोगों में काफ़ी ज़्यादा रिलक्टेंस थी। कुछ सोसाइटीज़ हैं, यानी आज भी देखा जाए जो अमेरिका के रूरल इलाके हैं उसमें भी लोग जो हैं वो उसको रेडिली एक्सेप्ट शायद ना करें। इसका जो एक तो कम इल्मी मैं कहूँगा उसका बहुत ज़्यादा रोल है जी। जो जहनी बीमारी है वो आप देखें मीडिया में या ख़बरों में या हमारी सोसाइटी में ही उसको बड़ा रिडिक्यूल किया जाता है, तो मजाक उड़ाया जाता है। और इसके अलावा आज से इवन 50-60 साल पहले आप देखा जाए तो वेस्टर्न सोसाइटीज़ में भी इनका कोई इलाज नहीं, कोई ख़ास इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ था। 70 साल कह लें तकरीबन, आज से 70-80 साल पहले पहली दवाई ईजाद हुई थी जिसने कुछ हेल्प की थी साइकाइट्री के जो कुछ बीमारियाँ थी, स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर। सो इलाज भी नहीं था, फिर उसका एक नेगेटिव इमेज था, मुज़हका खेज इमेज था जी। तो इस वजह से ये हमारी सोसाइटी ख़ास तौर पे साउथ एशियन सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा अंदर तक उसका जो असर है पड़ा।
जी। इंसान जो है वो फैमिली हो या जिसको है वो बहुत ज़्यादा शर्म महसूस करता है, जी। गिल्ट होता है उसको कि मैं जो हूँ कमज़ोर हूँ या मैं जो हूँ बिल्कुल एक आम इंसान की तरह या लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे एग्जैक्टली। सो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है बड़ा। जी। सो अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह से हमारी जो साउथ एशियन सोसाइटी के जो लोग हैं वो उसकी इलाज में जो है वो काफ़ी रिलक्टेंस होते हैं। जी। लेकिन ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो लोगों को समझनी चाहिए कि ये बीमारियां ऐसी ही हैं जैसे आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खत्म हो जाती है। एग्जैक्टली आप अपनी रेगुलर लाइफ नहीं जी सकते। एग्जैक्टली ये ऐसे ही है जैसे आप किसी इंसान को कोई दर्द हो रही है, कहीं पे पिंच कर रहा है आपकी नर्व को, और अगर आप उसका इलाज नहीं करेंगे वो दर्द चलती जाएगी, वो साथ रहेगी आपके 24 घंटे रहेगी। बिल्कुल। इसी तरह जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वो अगर आप इलाज नहीं कराएंगे तो वो आपकी ज़िंदगी एक बहुत मुश्किल बन जाएगी आपके लिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपसे ये पूछना था कि अक्सर किसी को डिप्रेशन या किसी को कोई भी मेंटल डिसऑर्डर होता है तो अक्सर हम लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि स्नैप आउट ऑफ इट, या हम उससे कहते हैं कि अरे ये तो ड्रामा कर रहा है, या फिर हमें उनको दुआएं बताते हैं कि आप ये दुआ पढ़े तो आप ठीक हो जाएंगे। ऐसे फैमिली और फ्रेंड्स के लिए आप क्या कहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या वाकई ये सारी चीज़ें कहनी चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं समझता हूँ लोगों को और फैमिली मेम्बर्स को समझनी चाहिए कि दिमाग की जो कंडीशन है, दिमाग हमारी ज़िंदगी, हमारी जो जिस्म है उसका सबसे कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है। बिल्कुल। ठीक है जी। उसको समझना अभी भी हम समझ रहे हैं। ठीक है, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड जिसको कहते हैं ओरिजिन्स ऑफ डिजीजेस है, जिसको समझना एक बहुत मुश्किल काम है। सही। और रिसर्च से, कंटिन्यूस रिसर्च से दुनिया में अब हम समझ गए हैं कि अगर किसी को डिप्रेशन होता है या एंजाइटी होती है तो वो ऐसे ही है जैसे किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को डायबिटीज है जी। या किसी किस्म सर दर्द है। जी। ठीक है, उसकी एक बायोलॉजिकल रीजन है। बिल्कुल। ठीक है ना जी। तो अगर आप उसको डिसमिस कर देंगे तो वो चीज़ तो नहीं चली जाएगी ना जी। अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है, पेट का दर्द है या बुखार है, तो आप उसको स्नैप आउट नहीं कर सकते। सही बात है। आप उसको दवाई चाहिए आपको। बिल्कुल। इसी तरह भी जो भी आपकी जिनको आप साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स कहते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये भी हमारे दिमाग की जो अंदर केमिकल्स होते हैं जो हमारे मूड को रेगुलेट करते हैं, उनका डिसबैलेंस हो जाना। एग्जैक्टली उनका डिसबैलेंस होता है जिसकी वजह से आप की कंडीशन डिफरेंट हो जाती है। बिल्कुल। आप दुनिया को एक डिफरेंट तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। चाहे आपके पास सब कुछ है जिंदगी में, बिल्कुल, वो खुशी खत्म हो जाती है, मायूसी, अच्छी चीज़ों में भी हम जो पॉजिटिव साइड नहीं ढूंढ पाते। Exactly. सही। मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन, इन तीनों में क्या फ़र्क है? स्ट्रेस जो है वो तो एक जर्नल कंडीशन आप हाँ, और मैं इसलिए सॉरी आई एम इंटरप्टिंग, द रीजन आई एम आस्किंग इज बिकॉज हम बड़े जनरली ये वर्ड्स यूज करते हैं, अरे मुझे तो डिप्रेशन हो रहा है, या अरे मुझे एंजाइटी हो रही है, या अरे मुझे स्ट्रेस हो रहा है। हम जानना चाहते हैं एक्चुअल इसका मतलब क्या है जब हम ये तीनों लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रेस जो है ना जी, स्ट्रेस तो एक कैफियत का नाम है या एक सिचुएशन का नाम है। अगर आप स्ट्रेस का मतलब है आपका कोई काम फंसा हुआ है या आप किसी मुश्किल में हैं, ठीक है जी, तो आप अंडर स्ट्रेस हैं। ठीक है, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है, हेल्थ डिफिकल्टीज है, एजुकेशनल, कुछ भी कह लें। सही। जब आपको वो फेस होती है तो आपके ऊपर एक स्ट्रेस आ जाता है। ठीक है, वो एक कंडीशन है जो कि वक्ती तौर पे भी हो सकती है। जब वो आपकी मुश्किल चलेगी आपका स्ट्रेस खत्म हो गया। ठीक है जी। अगर ये स्ट्रेस रहता है और इंसान जो है उससे मुश्किल खत्म भी हो जाए लेकिन आपका फिर भी कैफियत वही रहती है, फिर वो प्रोग्रेस होता है डिप्रेशन में या एंजाइटी में। सो स्ट्रेस ऐसे ही है जो कि एक किस्म का एक प्लेटफॉर्म बना देता है। सही। So stress is more like a trigger. It's a trigger, exactly. आप उसको ट्रिगर कह लें और मुश्किल कह लें, ठीक है जी, and then it can lead to either depression, anxiety and all सही। other conditions. तो एंजाइटी और डिप्रेशन में कैसे डिफरेंशिएट किया जाए?
یہ دو ڈفرینٹ اینٹیز ہیں جی. Okay. ڈپریشن جو ہے وہ پرائمرلی آپ اس میں بہت اداس ہوتے ہیں. جی. یو فیل ویری سیڈ. آپ کو نیند نہیں آتی ہے, بہت زیادہ آتی ہے. Okay. آپ کی جو ہے وہ آپ کی جو ایپیٹائٹ ختم ہو جاتی ہے. آپ جو ہے بہت زیادہ تھکے ہوئے فیل کرتے ہیں. جی. آپ ہوپ لیس, ورتھ لیس جس کو کہتے ہیں, مایوس فیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس میں ہر چیز آپ کو نیچے کھینچ لیتی ہے. یہ ڈپریشن ہو گیا. انگزائٹی جو ہے وہ ایسے ہے کہ آپ کے اندر ہر وقت ایک خوف سا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے, کچھ برا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. یہ کچھ اس میں یہ ہے آپ کا بعض دفعہ دل تیز تیز دھڑکے گا بغیر کسی ریزن کے بھی ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. جی جی. آپ ہر چیز ٹھیک ہے, آپ شادی شدہ ہیں, بچے بھی صحت مند ہیں, سب ٹھیک ہے, فائنینشیل پرابلمس بھی نہیں ہیں. جی. سب ہر خوشی ہے زندگی میں, لیکن پھر بھی آپ کو اینزائٹی ہو سکتی ہے. انگزائٹی جو ہے وہ ایک خوف کا نام ہے. اس میں آپ کو پیٹ میں بھی مروڑ آئیں گے, آپ کے مسلس بھی ٹائٹ ہوں گے, آپ کو نیند نہیں آئے گی. آپ چاہے سو کے اٹھے ہیں پھر بھی آپ کہیں گے یار مجھے نیند اچھی نہیں آئی. صحیح. ریلیکس آپ نہیں فیل کر سکتے. صحیح. تو ہر وقت آپ اس کو کہتے ہیں کیڈ اپ. ہر وقت آپ جو ہے نا اس طرح بس ٹینس رہتے ہیں. اور جب آپ پہ ٹینشن زیادہ ہو جاتی ہے پھر بعض دفعہ انسان کو پینک اٹیکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جی بالکل. پینک اٹیکس جو ہیں وہ یہ ہے کہ جب انگزائٹی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے جی, پھر آپ کو ایسے لگتا ہے آپ کا سانس رک رہا ہے. جی بالکل. یس. ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں. بالکل. آپ کا جو دل دھڑک رہا ہے اور آپ لگتا ہے کہ کبھی کبھی اکثر لوگ سمجھتے ہیں ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, لیکن وہ ہوتا ہے انزائٹی اٹیک. وہ ہوتا ہے انزائٹی اٹیک. جی جی جی. ایسے لگتا ہے کہ ابھی آپ مرنے والے ہیں یا اٹس گوئنگ ڈوم آنے والا, کچھ ہونے والا. دل کی دھڑکن تیز ہو جانا, ایک دم ایکسٹریم فیئر فیل کرنا. ایکسٹریم فیئر. صحیح. تو یہ ڈپریشن انگزائٹی کے لیے پرائمرلی دو رخ ہیں ان کے. صحیح. لیکن یہ بہت اٹس ویری کامن کہ یہ دونوں کٹھی ایگزسٹ کرتی ہیں مریضوں میں. اوکے. ڈپریشن انگزائٹی آر ون آف دا موسٹ کوموربڈ کنڈیشنز. کوموربڈ مین دو بیماریاں کٹھی. اچھا. تو ڈپریشن انگزائٹی بعض دفعہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں, ہینڈ ان ہینڈ. صحیح. اگلا سوال آپ سے مجھے یہ کرنا تھا کہ ایک چیز جو میں نے سنی ہے وہ ہے ہائی فنکشننگ ڈپریشن. وہ کیا چیز ہے؟ ہائی فنکشننگ ڈپریشن یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو ہائی فنکشننگ تو نہیں کہوں گا, اوکے, لیکن یہ ہے کہ ڈپریشن کی بھی کچھ قسمیں ہوتی ہیں. کچھ آپ کا مائلڈ ہوتا ہے, کچھ ماڈریٹ ہوتا ہے, کچھ سیویئر ہوتا ہے. تو اس کی جس کو کہتے ہیں انٹینسٹی کے لیول ہوتے ہیں. تو ہائی فنکشننگ یا فنکشننگ ڈپریشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کے انڈر نیت آپ فیل کر رہے ہیں کہ اداس ہیں, ہاں آپ کو مزہ نہیں آ رہا زندگی کا, لیکن وہ اتنا نیچے نہیں جاتا, اس کی سیویرٹی اتنی نہیں ہوتی کہ آپ بالکل ہی انکیپیسیٹیٹ ہو جائیں. تو آپ یو آر ایبل ٹو ورک ان یور لائف, یو آر ایبل ٹو گو آن ود یور لائف, بٹ یو اسٹل ڈونٹ انجوائے. رائٹ. وہ ہائیز اور لوز فیل کرتے ہیں آپ کہ اگر آپ لیٹ سپوز شادی میں جا رہے ہیں جی تو آپ وہاں تھوڑا بہت انجوائے کرتے ہیں, لیکن as soon as you come home you feel down because there is nobody around and it's just you. Exactly. So can that be considered high functioning depression? That can be considered, exactly. Okay. کیونکہ اس کی بھی ان کو ڈائگنوز کرنے کی ایک جس کو کرائٹیریا کہتے ہیں کہ یہ بیماریاں چاہے ڈپریشن ہے, انگزائٹی, کچھ بھی, وہ آپ کی زندگی میں ڈس فنکشن پیدا کرے. اس کو کہتے ہیں سائیکو سوشل ڈس فنکشن. یعنی آپ کی روزمرہ زندگی میں مشکلات آ رہی ہیں اور آپ اس طرح فنکشن نہیں کر رہے, تو پھر آپ اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں. بعض دفعہ آپ کا ڈس فنکشن اتنا نہیں ہوتا تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ وہ ہائی فنکشن ڈپریشن ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ڈپریشن کو اکثر ٹریٹ تو جو ہے نا وہ نہیں ہم کرتے کیونکہ ہم انیشل سٹیج میں آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے کہ واقعی ہمیں ڈپریشن ہے یا نہیں, یا ہماری فیملی ممبر میں کسی کو ڈپریشن ہے یا فرینڈس میں. تو اگر لمبے عرصے تک ڈپریشن کو نہیں ٹریٹ کیا جائے تو اس کے کیا نقصانات ہیں؟ لمبے عرصے تک اگر آپ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو ہائپر ٹینشن ہے یا ڈائبٹیز ہے یا کچھ اور بیماری ہے, اگر آپ اس کا علاج نہیں کرائیں گے تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑھتی جائے گی. بالکل. اور اس کے پھر آپ کے جسم پہ برے اثرات آئیں گے, آرگنز آپ کے آہستہ آہستہ خراب ہوتے ایگزیکٹلی جیسے ہائپر. اسی طرح ڈپریشن اگر آپ اس کو نہیں ٹریٹ کریں گے, ایک تو آپ کی زندگی کی خوشی چلی جائے گی. There is no quality of life. There is no quality of life. بالکل. یہ ایسی ہے جو آپ کو ہر وقت درد ہو رہی ہے,
हाँ. आप टाइलेनॉल तो ले लेंगे भाई, अगर डिप्रेशन भी ऐसे ही है जो आपको तकलीफ दे रहा है 24 घंटे, आपकी जिंदगी में मुश्किलात हैं, खुशियां हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता, आप बहुत नीचे हैं, बिल्कुल, फिर ये आपको लीड करती है डिप्रेशन, अनट्रीटेड डिप्रेशन जो है उससे। अब नई स्टडीज आ रही हैं, वो ये कहती हैं कि अगर डिप्रेशन है तो फिर आपको दूसरी मेडिकल बीमारियां लगने के चांस ज्यादा होते हैं। क्योंकि आपका मेंटल हेल्थ का डायरेक्ट रिलेशनशिप आपकी फिजिकल हेल्थ से है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, आपको हाइपरटेंशन हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, इसका इंसिडेंट बढ़ जाता है। ओके, फिर उसके बाद आपको ये सुइसाइडल थॉट्स आती हैं, जिसको खुदकुशी के ख्यालात आते हैं। ये ऐसी ही है जैसे किसी इंसान को दिल की बीमारी है जी, और उसको खुदा न खास्ता हार्ट अटैक होता है, तो उसकी जान जा सकती है। बिल्कुल, तो लोगों को समझना चाहिए कि डिप्रेशन अगर सवियर है तो उसमें अगर आपको खुदकुशी के ख्यालात आ रहे हैं बिल्कुल, तो आप अपनी जान ले सकते हैं। बिल्कुल, और एंड इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। एग्जैक्टली, अक्सर हम लोगों को कुछ ऐसा कहते हुए भी सुनते हैं तो वी डोंट पिक अप द साइंस एंड वी लेट इट गो, और बाद में खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तब हम अफसोस करते हैं कि काश मैंने कुछ किया होता उस टाइम पर। एग्जैक्टली। और ये डिप्रेशन जो है, ये इसमें इन लोगों को समझना चाहिए कि जो फैमिली है, वो फ्रेंड्स हैं, ये इसमें बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं अपने लव्ड वंस की। बिल्कुल, आप जो हैं वो अपनी ट्रेजेडी जो है, खुदा न खास्ता ये जो खुदकुशी की है, उसको बड़े आराम से प्रिवेंट कर सकते हैं। जस्ट बी मोर ओपन, राइट, willing to talk about it, Yes. willing to accept your loved ones बिल्कुल, for their misery. बिल्कुल, डिप्रेशन जो है एक बहुत मिजरेबल कंडीशन है, बिल्कुल, और आप चाहेंगे कि आपका जो प्यारा है, लव्ड वन है, वो एक दुख में सफर कर रहा है बिल्कुल, और उसकी जान भी जा सकती है, तो आप उसको सिंपली अंडर द रग नहीं, पुट अंडर द रग नहीं कह सकते। आप कह सकते हैं कि स्नैप आउट ऑफ इट, क्योंकि ये भी एक मेडिकल बीमारी है बिल्कुल, और इसकी बड़ी आराम से ट्रीटमेंट होती है, बिल्कुल। इसकी कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा, और यही मेरा अगला सवाल आपसे है कि इसकी डिप्रेशन के जब मरीज आपके पास आते हैं तो उनकी ट्रीटमेंट कैसी होती है? तो नाज़रीन, इस सवाल का जवाब हम डॉक्टर साहब से लेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक में जाने से पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं कि वो कौन सी ग़िज़ाएं हैं जो ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आप इस सवाल का जवाब सोचिए, हम आपको जवाब बताएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू हेल्थ टॉक विद नाशीन मीलब्रेड। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपसे सवाल पूछा था वो कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हैं जो ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो जनाब, उसमें है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स इन जनरल, फ्रूट्स आप ले सकते हैं, साथ ही आप नट्स ले सकते हैं, और फैटी फिश खाएं, मतलब टूना, मैकरल या फिर सैमन वगैरह। तो हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अदनान इकबाल से, जो कि साइकियाट्रिस्ट हैं, और ब्रेक में जाने से पहले हमने उनसे सवाल किया था कि डिप्रेशन का इलाज कैसे होता है। जी डॉक्टर साहब। ये बहुत आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू रियलाइज कि डिप्रेशन का इलाज जो है वो बहुत आम है। ओके, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। ओके, इसका जो इलाज है उसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स हैं बड़े, जी, ठीक है। आपने मेरे से शुरू में पूछा था कि साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट में क्या फ़र्क है। तो डिप्रेशन का इलाज एक थेरेपी से भी होता है, जिसको आप कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं, ओके, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट करते हैं, थेरेपिस्ट करते हैं, वो आपको, हम उनको रेफर करें तो यू विल बी एबल टू गेट आउट ऑफ डिप्रेशन okay. with the help of cognitive behavior therapy. Just the therapy. Just the therapy. There may not be any need for medication. There yet. may not be need for any medications actually. Okay. स्टडीज ने अब शो किया है कि जो आपने बताया था डिप्रेशन, फंक्शनिंग डिप्रेशन या हाई फंक्शनिंग, जी, जी, तो माइल्ड टू मॉडरेट जिसको आप कहते हैं, यानी हल्का से दरमियाने इंटेंसिटी का जो डिप्रेशन है, उसमें जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, जी, which it is as effective as medications actually.
Okay. सो कुछ लोग जो हैं वो दवाइयों से अगर घबरा रहे हैं तो वो दे कैन गो टू थेरेपी CBT. Awesome. फिर उसके बाद जो है यू आर टॉकिंग अबाउट ये जो हेल्दी आपकी डाइट की बात कर रही हैं, तो कुछ ऐसी वाइटामिन्स तो जैसे आपने फैटी फिश की बात की थी, तो उसको कहते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. ठीक है जी. ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हैं उसके आपको वो फिश ऑयल कैप्सूल्स मिलते हैं. बिल्कुल. तो उसकी काफ़ी सारी स्टडीज़ हैं उसमें उन्होंने ये साबित किया है कि उसके अंदर एक एंजाइम कह लें, केमिकल कह लें, उसको DEA कहते हैं और DHA. सो वो DEA और DHA का एक रेशियो होती है. अगर आप सफिशिएंट अमाउंट में लेंगे वो फिश ऑयल तो उससे आपके डिप्रेशन ठीक हो जाता है. ओके. जी. तो फिश ऑयल, हाई डोज फिश ऑयल. तो चाहे आपको डिप्रेशन हो ना हो, क्या ये रेगुलर बेसिस पे ये सप्लीमेंट लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए. जी. इट इज फिश ऑयल जो है स्पेशली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, इसकी बहुत ज्यादा स्टडीज हैं. कोई खास इसकी क्वांटिटी लेनी चाहिए? ये डिपेंड करता है जी. अगर आप सिर्फ विटामिन के लिए ले रही हैं तो जो रेकमेंडेड डोज होती है उसकी बॉटल पे वो लें. अगर आप डिप्रेशन के लिए ले रही हैं फिर उसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए साइकियाट्रिस्ट की, क्योंकि डिप्रेशन के लिए उसकी डोज काफी ज्यादा है. वो आपको प्रिस्क्रिप्शन से शायद मेरे ख्याल से मिलती होगी या आपको ओवर द काउंटर भी मिल जाएगी? ओवर द काउंटर. अरे जबरदस्त. जी हाँ. आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है. यू जस्ट नीड अ गाइडेंस फ्रॉम अ साइकियाट्रिस्ट जो जिनको पता है, ताकि आप उसकी सफिशिएंट डोज लें जो आपको फायदा हो आपके केस के लिहाज से. जी. वो लो डोज में उसका फर्क नहीं पड़ता बड़ी. तो ये यानी मैं इसके अलावा कुछ हैं जिसको आप SAMe कहते हैं. SAMe इज अनदर काइंड ऑफ नेचुरल सप्लीमेंट. उसकी भी एक आप क्वांटिटी सफिशिएंट लें, उससे भी आपको डिप्रेशन में फर्क पड़ता है काफी. तो ये तो सिर्फ देखें अभी यानी थेरेपी है, नेचुरल फूड्स हैं, उसके बाद आप दवाइयाँ ले लें. फिर जब जो सीवियर डिप्रेशन होता है या जो डिप्रेशन थेरेपी से ठीक नहीं हो रहा या सप्लीमेंट से ठीक नहीं हो रहा, उसके लिए फिर एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं. और वो भी बेतहाशा हैं. देयर आर सो मेनी ऑफ देम. और उसको so there is help available. You have to reach out. Exactly. Yes. इसकी हेल्प जो है वो मल्टी डायमेंशनल है बड़ी. जी. तो इंसान को और जिस किसी को भी फील हो रहा है कि वो उनको डिप्रेशन है या जिंदगी में वो खुशी नहीं है, तो उनको ये मैं रीअश्योर कराना चाहता हूँ कि they really have to, there is a lot of hope outside actually. Awesome. It's very treatable condition. Great. डॉक्टर साहब, अगला सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है ख़वातीन के लिए जो हमारी व्यूअर्स हैं. PPD का नाम अक्सर हम सुनते हैं, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जो कि अक्सर ख़वातीन को बच्चा पैदा करने के बाद PPD का सामना करना पड़ता है. So in your practice, in your opinion, what is PPD and what does the symptoms look like? PPD जी इसको कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन. जी. ठीक है जी. इसका मतलब है कि आपका बच्चा हुआ, फिर उसके कुछ अरसे बाद आपको या तो फौरन या 2 वीक के बाद आपको डिप्रेशन है जो नहीं जा रहा. सही. डॉक्टर साहब, बेबी ब्लूज के बारे में सुना है, तो क्या बेबी ब्लूज और PPD इज द सेम थिंग और इट्स डिफरेंट? बेबी ब्लूज जो है वो तो जी एक नेचुरल फिनोमेना है. ठीक है. हर माँ जिसका बच्चा होता है उसका उनको जो है ना शुरू के जो 2 हफ्ते होते हैं उसमें मायूसी होती है, टीयरफुलनेस आती है, और एक डाउट से आते हैं कि मैं अपने बच्चे का ख्याल रख भी सकूंगी कि नहीं. छोटी छोटी चीज़ों पे उनको रोना आता है. ठीक है. वो होता है बेबी ब्लूज. ठीक है. बेबी ब्लूज जो है वो एक सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है. 2 हफ्ते बाद ठीक हो जाती है. अगर आपके बेबी ब्लूज जो हैं वो आपको रोना ख़त्म नहीं हो रहा, ठीक है जी, वो बढ़ता जा रहा है, आपको उदासी हो रही है, आप जो है किसी चीज का दिल नहीं कर रहा, चिढ़ हो रही है, क्या हो गया, मतलब बच्चा संभाला नहीं जा रहा, जिंदगी अच्छी नहीं लग रही. एग्जैक्टली. आपको बच्चा जो है उसको भी संभालना बहुत मुश्किल लगेगा, एक बोझ लगेगा. और फिर वो सारे आपके जो डिप्रेशन के सिम्टम्स मैंने पहले जिक्र किया था, आपको वो होना शुरू हो जाएंगे. फिर उस मौके पे आपको सुसाइड के ख्याल आएंगे, खुदकुशी के. फिर कुछ जब पोस्टपार्टम डिप्रेशन जब बहुत सीवियर हो जाता है तो फिर आपको आवाजें आना शुरू हो जाती हैं. Okay. Is it part of hallucinations? Hallucinations, exactly. तो वो अगर आप उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो फिर वो आपको साइकोटिक सिम्टम्स हो जाएंगे. That's considered an emergency because it's a very life-threatening condition for both. और आपका बच्चा भी, आप you're putting your baby in danger. Exactly. By not treating it. Exactly.
اور پھر یہ ہے کہ آپ اپنے فرسٹ بچے کا خیال نہیں رکھ سکتی, پھر اس کے بعد آپ کا اپنا جو ہے ویل بینگ نہیں صحیح, اینڈ دین یو مائٹ ایون ہرٹ یور سیلف اور یور بیبی ایکچولی. تو اس لیے پوسٹ پارٹم ڈپریشن کو ہم بہت زیادہ سیریسلی لیتے ہیں. صحیح, کیونکہ ایک جان نہیں, اس میں دو جانیں ہیں. ایگزیکٹلی. اور آپ نے خبروں میں بھی پڑھا ہوگا انفارچونیٹلی کافی انسیڈنسز ہوتے ہیں جس میں مائیں اپنے بچوں کو بھی مار دیتی ہیں, خود بھی مار دیتی ہیں. یہ بہت ٹریجک ہے. جی, اینڈ اٹس اے ویری کامن کنڈیشن ٹو ہیو. پوسٹ پارٹم ڈپریشن جی کامن کہہ سکتے ہیں, کافی خواتین کو ہوتا ہے جی, اور اس کی ٹریٹمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے. جی, تو کیسے ہوتی ہے ٹریٹمنٹ اس کی؟ اس کی ٹریٹمنٹ ویسے ہی ہے جی جیسے آپ دوسری ڈپریشن کو ٹریٹ کرتے ہیں, ٹریٹ وتھ میڈیکیشنز. اس میں جو ہے کیونکہ یہ اتنی سیویئر کنڈیشن ہے, اس میں ہم آئی وڈ ناٹ ریکمینڈ وہ جو نیچرل ہے سپلیمنٹ جی, اس میں دوائیاں آپ کو چاہیے. یو ہیو ٹو ہیو اینٹی ڈپریسنٹس. آپ کو نیند نہیں آ رہی, نیند کی دوائیاں دینی پڑیں گی. تو اس کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ آپ سائکیٹرسٹ کے پاس جائیں, اسپیشلائز آپ ہیلپ لیں. Otherwise, it can lead to very unfortunate outcome. Right. So as soon as you have your baby, after 2 to 3 weeks, if you feel like آپ کو زندگی نہیں اچھی لگ رہی ہے, آپ اپنے بچے سے کنیکٹ نہیں ہو پا رہے ہیں, یا آپ کو زندگی بہت مشکل لگ رہی ہے اور سوسائڈل تھاٹس آ رہے ہیں, یا کسی کو ہرٹ کرنے کے تھاٹس آ رہے ہیں اپنے بچے کو یا خود کو, so that's a first telltale sign you have to seek help. تو ڈاکٹر صاحب میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ کی گائنیکالوجسٹ کو بھی آپ بتا سکتے ہیں, وہ بھی آپ کی اسکریننگ کر سکتی ہے. Is that true? جی بالکل صحیح ہے. بلکہ اب تو یہ ایک اسٹینڈرڈ پریکٹس ہے. بچہ ہونے کے بعد جو گائنیکالوجسٹ ہیں ان کا یہ روٹین ان کی اسکریننگ ہوتی ہے, اس کو PHQ کوسچنیئر کہتے ہیں. تو اس میں جب بھی ان کو کوئی پازیٹیو ملتا ہے تو وہ پھر سائکیٹرسٹ کو بلاتے ہیں. آپ نہ صرف اپنے گائنیکالوجسٹ کو بتا سکتی ہیں, آپ اپنے میڈیکل ڈاکٹرس کو بتا سکتی ہیں, پرائمری کیئر کو بتا سکتی ہیں. خاص طور پہ اگر آپ اپنے بچے کے ساتھ قریب فیل نہ کریں, کہ آپ کی بانڈنگ اگر نہ ہو, پھر آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ جائیں, ڈاکٹر کے پاس جائیں, اپنے لو ونس کو بتائیں, کسی کو بتائیں. You really have to seek help for that. And I have heard a lot of times کہ جو بیبی بانڈنگ ہوتی ہے وہ ضروری نہیں ہے, it doesn't define you as a person, کہ اگر آپ بانڈنگ نہیں کر پا رہی مطلب آپ بری ماں ہیں, ایسا نہیں ہے. یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. It's merely a disbalance of chemicals in your brain. Is that true? This is the condition. ویسے اس لیے ڈپریشن اتنی ٹرکی کنڈیشن ہے کہ اس میں انسان اپنے آپ کو بلیم کرتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے جی, آپ دیکھیں کوئی بھی میڈیکل کنڈیشن ہے, کسی کو سر کا درد ہو رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو تو نہیں کرے گا نا جی بلیم. یہ ایسی یعنی ہڈن قسم کی یہ بیماریاں ہیں کہ انفارچونیٹلی جو بندہ ڈپریس ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بیچارہ بلیم کر رہا ہوتا ہے, حالانکہ اس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے. ڈپریشن, انگزائٹی, اینی تھنگ, اس میں کسی انسان کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو, اور یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے, یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے. there is no any particular reason. کیا اس میں فیملی ہسٹری کا ہے ہاتھ؟ فیملی ہسٹری بھی امپورٹنٹ ہے جی. اگر آپ کے ماں باپ میں یا فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز میں کوئی سائیکائٹری کی بیماری ہے یا ڈپریشن ہے تو آپ کے اندر ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. ہاں جی. اینڈ یو جسٹ ہیو ٹو پے اٹینشن ٹو اٹ. کوئی جینیٹک لنک نہیں ہے اس کا, لیکن یہ ہے کہ اس کو ہیریڈیبلٹی کہتے ہیں, کہ اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہے تو آپ کے اندر ہونے کا چانس ہے, تو باقیوں سے زیادہ ہے. ڈاکٹر صاحب, ہم اینزائٹی اٹیک کی یا پینک اٹیک کی پہلے بات کر رہے تھے, تو اس کے بارے میں ہم زیادہ جاننا چاہیں گے. آئی نو پرسنلی آئی واز ورکنگ ایٹ اے کمپنی, اور میرے ساتھ ایک خاتون کام کر رہی تھی, اور بیٹھے بیٹھے اچانک سے جو ہے نا ان کے پسینے چھوٹنے لگے, اور ان کو جو ہے وہ کہنے لگی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اور تم 911 کال کرو. اور میں خود بھی ڈر گئی, مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بعد میں جا کے مجھے پتہ چلا کہ there was panic attack that she was having. So کیا کرنا چاہیے ایز اے فیملی ممبر اور somebody who's around, کہ اگر کسی کو کوئی ایسی سچویشن میں ہو, so just to educate our viewers, کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کسی کو پینک اٹیک آ رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو آپ آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے جی, in a non-judgmental way. Absolutely. ہاں جی, آپ جج نہ کریں کسی کو, یہ نہ کہیں کہ وہ ڈرامہ کر رہا ہے. کوئی کسی کو اس طرح ڈرامہ نہیں کرتا, کسی کے پاس نہ تو کوئی شوق ہے کسی کو کرنے کا, نہ ہی ٹائم ہے. تو اس کنڈیشن میں سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ جو شخص اس کنڈیشن میں ہے یا اس سچویشن میں ہے, آپ اس کو اس سچویشن سے ہٹا لیں.
ओके ठीक है, उनको ऐसी जगह पे ले जाएं जो ज़रूरी ज़्यादा फेमिलियर हो, थोड़ी ओपन हो, क्योंकि पैनिक अटैक्स भी काफ़ी वजूहात से होता है. ओके Some people are afraid of closed spaces. Okay. Some people are afraid of open spaces. Some people are afraid of crowded spaces. So बहुत सारी किस्में हैं. सो चेंज ऑफ सीन. Change of scene, ठीक है. Okay. उसके बाद grounding techniques होती हैं. Grounding techniques में उनको कहीं बस आप फोकस करें here and now. मैं आपके साथ हूँ. Here and now. Attention उनकी ताकि बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना उनके सोमैटिक जो सिम्टम्स आ रहे थे वो बहुत ज्यादा फोकस कर रहे जी होते हैं. जी 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 तो उनको अगर डिस्ट्रैक्ट कर लें, ओके ठीक है, उसको जिसको पानी पानी पिला दें या कुछ ठंडा पिला दें, एग्जैक्टली, चेंज ऑफ सीनरी कर दें, सही। चलो आज बाहर चले जाएं या किसी और कमरे में चले जाएं, सही ठीक है, ताकि उनका जो हाइटन स्टेट ऑफ एंजाइटी है वो नीचे आ जाए. सही. सपोर्ट इम्पोर्टेंट है, कंपैशन इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल. ठीक है जी. और उसके अलावा एज अ ह्यूमन बीइंग आप दूसरे इंसान के लिए बेहतरी समझते हैं. अगर आप अच्छे इंसान हैं तो यू जस्ट हैव टू बी अ गुड पर्सन इन दैट. बी देयर फॉर देम. बी देयर फॉर देम, एग्जैक्टली. सही सही. तो डॉक्टर साहब 911 कब कॉल करनी चाहिए, या फिर अगर आप खुद हॉस्पिटल ले जाना चाहें तो वो कब ले जाना चाहिए? देखिए ये डिपेंड करता है कि उनकी साइकाइट्री कंडीशन किस किस्म की है. Okay. अगर डिप्रेशन है और उनको अगर सुसाइडल थॉट्स आ रही हैं, खुदकुशी के ख्याल आ रहे हैं, ये तो हॉस्पिटल अगर वो वायलेंट हो जाए या वायलेंट अमूमन जो हाँ जी अमूमन जो डिप्रेशन वाले होते हैं वो वायलेंट नहीं होते. ओके. वो उनकी वायलेंस उनके अपनी तरफ होती है, सेल्फ ओके. वायलेंस. इट्स नॉट आउटवर्ड, इट्स मोर इनवर्ड्स. ओके. It's very unusual. I never saw a very depressed person getting violent. Usually या वो अपनी जान ले लेंगे या वो खाना पीना छोड़ देंगे. जब बहुत सीवियर हो जाता है डिप्रेशन, आप खाना पीना छोड़ देते हैं और आप जो है बस कमरे में बंद हो जाते हैं. उस मौके पे अगर सुसाइडल थॉट्स नहीं भी हैं, अगर खाना पीना छोड़ दिए, आपने हॉस्पिटल लेके जाना है उसको, ठीक है. उसके अलावा अगर आप देख रहे हैं कि नहीं ये जो है इसकी सेहत खराब हो रही है, खा पी नहीं रहा या कुछ और बिल्कुल गुस्से में आ गया, जैसे जैसे आप कह रही हैं, समटाइम पेशेंट्स कैन टोटली गेट इरिटेबल, बहुत ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में काफ़ी मसाइल आ जाते हैं, उसमें आप ले जा सकते हैं. तो आई थिंक 2-3 चीज़ें ये हैं, खाना पीना छोड़ दें या खुदकुशी है या बहुत ज़्यादा इरिटेबल है जब आप बात भी नहीं कर सकते, फिर आप ले जाए उनको. सही. चलिए जनाब, अगली जो बात हम डॉक्टर साहब से करना चाहेंगे वो है कोविड-19 पेंडेमिक के बारे में. जैसे हमने पहले कहा कि हम घरों में बंद हो गए हैं, इससे हमारी हम सोशलाइज नहीं कर पा रहे, हमारी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है. तो डॉक्टर साहब आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में, क्या किया जाए? कोविड-19 जो है जी ये तो एक अनफॉर्चुनेटली जिसको कहते हैं किसी ने उसको इन्विजन नहीं किया था. बिल्कुल अनयूजुअल. ये बला जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ नोवेयर आ गई. बिल्कुल. और सारी दुनिया में पहली बार ऐसा हमने देखा है, कोई चीज़ है जो सारी दुनिया को जो है ना उसने रोक के रख लिया, लपेट में ले लिया. और जो है ह्यूमंस हम लोग जो हैं वो वी आर सोशल एनिमल्स जिनको कहते हैं, ठीक है जी. हम लोग मिलजुल के दूसरों को देख के हमारी इसी में ही खुशी है, इसी में ही हम मीनिंग हमें मिलते हैं. और अनफॉर्चुनेटली ये ऐसी पैंडेमिक है जिसने उस जो हमारी इनेट नेचर है कि हम एक सोशल एनिमल है उसको रोक दिया है. हम किसी से नहीं मिल सकते, हम दूर खड़े हैं पड़े, हमने अपने आप को कवर कर रहे हैं, हम घर में बंद हुए हैं और फिर खौफ है हर बार, खुदा न वास्ता आपको कोई बीमारी न लग जाए, आपको ना हो जाए, हम गले नहीं लग रहे लोगों से, हाथ नहीं मिला रहे, दूर बैठ रहे हैं. तो आप देखें इसमें फियर भी है, इसमें रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट भी है बड़ी, ठीक है. इसमें जो है फियर ऑफ अननोन है, पता नहीं क्या हो जाए, कब तक जाए, अनसर्टेनिटी देखें कितनी है. हाँ, अगर मुझे लग गया तो मेरा क्या होगा, क्योंकि हम जो अब सुन रहे हैं कि अगर कोई हॉस्पिटल जा रहा है तो साथ में आप अपने फैमिली मेंबर के साथ हॉस्पिटल नहीं जा सकते जी. जो कि एक आम नॉर्म था पहले कि आप अपनी फैमिली बच्चे मियाँ के साथ जो है वो आप जा सकते थे पहले, अब नहीं जा सकते. अब आप नहीं जा सकते. तो आप देखें कितनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं. तो नेचुरली हम लोग इसके लिए तैयार नहीं थे, कोई भी नहीं था. और इसने हमें बहुत, इसको कहते हैं ये एक स्ट्रेस है, ठीक है जी. आप देखें ये बड़ा ग्लोबल स्ट्रेस है. तो ये इसने जो है हर इंसान को अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस डाल दिया है, ठीक है. इसमें आप चांसेस भी नहीं ले सकते. आपने फाइनेंशियल स्ट्रेन अलग है, फाइनेंशियल स्ट्रेन अलग आ गया. बहुत सारे बेचारे ऐसे लोग हैं जिनकी जॉब्स जो है वो इस वजह से चली गई हैं. हाँ जी.
جابس چلی گئی ہیں, پھر اس کے علاوہ انسرٹینٹی ہے. سو آپ دیکھ لیں یہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں جس نے پوری سوسائٹی کو انڈر لاٹ آف اسٹریس ڈال دیا. بالکل. ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں کووڈ-19 پینڈیمک کے بارے میں اور اس کا جو افیکٹ ہے ہماری مینٹل ہیلتھ پہ اس بارے میں. اس کانورسیشن کو ہم کنٹینیو کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ٹیونڈ. Welcome back to Health Talk. We're in conversation with Dr. Adnan Iqbal, who is a psychiatrist. اور ہم بات کر رہے ہیں کووڈ-19 پینڈیمک میں جو ہیلتھ افیکٹس, مینٹل ہیلتھ افیکٹس آپ کو پڑ رہے ہیں گھروں میں رہنے کی وجہ سے, یا ہماری اوور آل جو لائف چینج ہو گئی ہے اس بارے میں بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, فیملیز گھروں میں ہیں جو کہ کبھی ایسا اتنے میرے خیال سے کسی کی لائف میں نہیں ہوا ہوگا کہ آپ 24/7 گھر میں کام بھی گھر سے کر رہے ہیں اور انٹرٹینمنٹ بھی وہی ہے, سب کچھ وہی ہے. تو کیسے کوپ کیا جائے؟ بیکاز دیر از اے ٹائم کہ ہم جو ہے نا آپ چاہتے ہیں آپ بس باہر نکلیں, تو ہاؤ ٹو کوپ ود دیٹ؟ دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ چیز میرے خیال میں جو اس پینڈیمک میں ہے وہ آپ کو انڈرسٹینڈ جو بیسک کانسیپٹ ہیں اگر آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, گھر میں آپ 24 گھنٹے نہیں کوئی بھی بیٹھ سکتا. ٹھیک ہے جی, اس کے لیے جو ہے انسان کو باہر بھی جانا ہوگا, گروسری لینا. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ CDC کی گائیڈ لائنس دیکھیں, وہ آپ کو کیا بتا رہے ہیں. 3 چیزیں جو ہیں وہ فنڈامنٹلز ہیں. اگر آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں, ماسک آپ کے پاس ہو. نمبر 2, آپ کسی کے ساتھ کھڑے ہیں تو 6 فیٹ آپ کا ڈسٹینس ہو. ٹھیک ہے. نمبر 3, آپ نے ہینڈ ہائیجین جو ہے وہ آپ کی پرائورٹی ہونی چاہیے. چاہے وہ ہینڈ سینیٹائزر ہے یا جہاں پہ آپ کو موقع ملے آپ ہاتھ دھوئیں, یا آپ ہینڈ کسی چیز کو بھی اگر آپ نے آؤٹ سائڈ ٹچ کیا ہے ہینڈ سینیٹائزر. یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ ٹرانسمیشن بہت زیادہ نیچے لے آتی ہیں. صحیح. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے نا کہ آپ فیملی ببلز میں رہیں. اگر آپ 1 یا 2 فیملی سے مل رہے ہیں تو آپ انہی فیملی سے ملیں اور زیادہ ایکسپینڈ نہ کریں. ایگزیکٹلی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ فنڈامنٹل آپ پریکاشنز لیں گے اس کے بعد آپ باہر بھی جا سکتے ہیں ایز اے فیملی ایکٹیویٹی. آپ پارک میں بھی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ویسے ہی اپنے نیبرہڈ میں بھی واک کر سکتے ہیں ایز لانگ ایز یو مینٹین اے سوشل ڈسٹینس. اس کی کوئی میجک سولوشن نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ایک بالکل نئی چیز آئی ہے جو ہم میجورٹی آف اس وی نیور ایکسپیرینس. ایگزیکٹلی. تو اس کا یہ ہے کہ وی ول لرن مور اباؤٹ اٹ. لیکن میں جو ایک جنرل آپ کو جو ایڈوائس دوں گا وہ یہی ہے کہ آپ نے پریکاشنز تو رکھنی ہی ہیں, لیکن آپ نے اپنی باہر کی ایکٹیویٹیز بھی انہی گائیڈ لائنس کے اندر بھی آپ کر سکتے ہیں. باہر بھی جا سکتے ہیں, پارک میں جا سکتے ہیں, واک کر لیں آپ. جو آپ کے سن لائٹ از ویری امپورٹنٹ. سن لائٹ از امپورٹنٹ. ہیلتھ رائٹ. یس. سن لائٹ بھی آپ کر سکتے ہیں. گھر میں بھی آپ ریلیکسیشن بھی شروع کر دیں, میڈیٹیشن کر لیں, یوگا کر لیں, کچھ کر لیں. سو آئی تھنک اس میں ہر کسی کو کریٹو ہونا پڑے گا. صحیح. ڈاکٹر صاحب, جو لوگ کووڈ-19 کا شکار ہوئے ہیں یا پھر کووڈ-19 جن کو ہے جو پازیٹیو ہیں ان کے کانٹیکٹ میں آئے ہیں, دے آر سیلف آئسولیٹنگ اور دے آر گوئنگ انٹو کوارنٹین. سو مائی کویشچن از کہ وہ لوگ جو بیچارے اکیلے ایک کمرے میں 1 ہفتہ 2 ہفتہ سیلف کوارنٹین میں ہیں, یا جو بیماری سے ابھی باہر نکلے ہیں لیکن دے آر اسٹل ان کوارنٹین, وہ کیسے کوپ کریں؟ وہ تو اکیلے کمرے میں بیٹھے ہیں, they can't have that social contact. اس میں جی ٹیکنالوجی کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ نے سوشل کانٹیکٹ کرنا ہے تو آپ آج کل کے اسمارٹ فونس پہ آپ ویڈیو کانفرنسز فیملی والوں سے کر سکتے ہیں. ریلیکسیشن ٹیکنیکس دیکھیں, میڈیٹیشن دیکھیں, یوگا دیکھیں, اس کو آپ کریں. ایک اسکیڈول بنا لیں. ایگزیکٹلی. once you don't have a regimented schedule, you know, that probably makes it very difficult. کہتے ہیں نا خالی دماغ ہے تو وہ آپ کو اور عجیب عجیب سوچیں آ رہی ہوتی ہیں. جی بالکل. empty mind is a devil's workshop. Yes. So اس کا یہ ہے کہ
अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन ये Right. we have to make the best out Keep of it. yourself busy and make. Exactly. Keep yourself occupied, keep yourself busy. Yeah. Right. There is always light at the end of the tunnel. Absolutely, yes. अगर आप क्वारंटीन है तो इसका मतलब है कि luckily you are not ill or Right. seriously ill. Yeah. It means you will get better at the end and you will have Bilkul. gain some antibodies and some immunity. So I think उसको भी सोचें कि there is light at the end of the tunnel. So Right. Think positive. think positive. Exactly. Absolutely. अगला सवाल आपका आपसे मुझे ये करना था. WHO के मुताबिक 800,000 people around the world commit suicide every year. हमने प्रोग्राम में पहले भी सुसाइड की बात की थी. मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहती हूँ कि वो कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स में देख के डिटेक्ट कर सकते हैं कि दिस पर्सन मे बी हैविंग सुसाइडल थॉट्स. सो फैमिली और फ्रेंड्स को कैसे सपोर्ट करना चाहिए? देखिए जी, फैमिली फ्रेंड्स जो हैं आई थिंक दे नो देयर लव्ड वंस मोर देन एनीवन एल्स. एब्सोल्युटली. तो उनको जहाँ भी आई थिंक उनका रडार जो है दे व्हेनेवर दे नोटिस समथिंग अनयूजुअल, विड्रॉन हो रहा है बंदा, कमरे में रह रहा है, बात नहीं कर रहा और मायूसी है, नेगेटिव बात कर रहा है, ये आपके लिए वार्निंग साइंस होने चाहिए. ठीक है. फिर उसके पास बाज़ दफ़ा कुछ लोग होते हैं जो आपको बातों बातों में मायूसी की बातें करते हैं कि ज़िंदगी क्या फ़ायदा ज़िंदगी का, मौत की बात करेंगे, इनडायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट करेंगे. वो आपको बहुत ज़रूरी है आप उस पर तवज्जो दें. ठीक है. क्योंकि कोई भी आपको खुल के नहीं कहेगा कि जी मैं तो मारने लगा हूँ अपने आप को. बिल्कुल. ये इनडायरेक्ट छोटी छोटी बातें जैसे रेड फ्लैग्स, यू सी दोस रेड फ्लैग्स. हाँ जी, ये आपने रेड फ्लैग्स बड़ी ज़रूरी उसको नज़र रखनी है. अगर कुछ ऐसे मरीज़ हैं जो कि बीमारी उनको जिनकी डिप्रेशन की तक ट्रीटमेंट हो रही है और वो बेहतर है, लेकिन फिर भी आप कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं. अगर आपके घर में गन्स हैं तो मेक श्योर गन्स आर इन अ सेफ at a secure place. ताकि वो self harm ना. Exactly. सही. Access to lethal arms जो है ना जी, lethal means could be guns, could be knives, could be anything. It's very important कि आप उसके अंदर थोड़ी वो डाल दें, थोड़ी जिसको कहते हैं restrictions आ जाए कि readily available ना हो. बिल्कुल बिल्कुल. और जब आपको ज़रा सा भी शक हो, क्योंकि इसमें जो नहीं, इसमें हम लोगों से साइकियाट्रिस्ट से ज़्यादा फैमिली और लव्ड वंस का Because they're always around. They're always आपके पास वो आधा घंटा 1 घंटा मैक्सिमम होता है पेशेंट. हॉस्पिटल में तो हम उनको मॉनिटर कर लेंगे, ठीक है, लेकिन जब घर जाएंगे तो इट फॉल्स ऑन द फैमिली मेम्बर्स. फैमिली मेम्बर्स ने उनको नज़र रखनी है, ख़ास तौर पे पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन. ओके. स्टडीज़ ने शो किया है कि अगर कोई शख्स सुसाइड अटेम्प्ट करता है और वो अगर डिनाई भी कर रहा है और आप उसको डिस्चार्ज कर देते हैं तो पोस्ट डिस्चार्ज 3 to 5 days उसकी हाई रिस्क होती है. ओके. तो यू स्टिल हैव टू मॉनिटर देम. तो फैमिली का बहुत ज़्यादा रोल है. और मैं अपनी जो साउथ एशियन कम्युनिटी है उनमें तो ये एक इनहेरेंट क्वालिटी है हमारे अंदर कि हम बहुत क्लोजली नेट. हाँ जी, हम अपने बच्चों का, अपने बहन भाइयों का, अपने फैमिली मेम्बर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं. तो हमारे लिए तो ये एक बिल्कुल जिसको कहते हैं ना एक नेचुरल सी चीज़ है बड़ी. तो इस चीज़ के लिए मैं जो है एम्फसाइज करूँगा कि आई थिंक दे शुड कीप योर आइज ओपन फॉर एनीथिंग. सही. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने शो में हमें टाइम दिया और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन, इतनी हैंडी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है. आई एम श्योर हमारे व्यूवर्स को बहुत फ़ायदा होगा इस इन्फॉर्मेशन. बहुत शुक्रिया जी. इट वाज थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी and I hope the information we provided would be of benefit to all the South Asian community. Absolutely. And if you are suffering silently and you would like to consult with Dr. Adnan Iqbal, his contact information is mentioned on our screen. याद रखिए, ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है और उसे हमें गुजारना नहीं है, बल्कि अच्छे से खुशी से जीना है, जो कि आपका हक बनता है और ये हक आपको ऊपर वाले ने दिया है. Send us your comments to info@vosa.tv. साथ ही आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे Facebook और Twitter पे. This is Nashin Mulebred signing off from Health Talk. See you next time.